हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल GSI यूपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग नेशनलिज्म यूरोप स्टार्ट किया गया था। उसमें काफ़ी हमने पढ़ लिया, फ्रांस का स्पेशली हमने पढ़ लिया, जहाँ नेशनल असेंबली का हमने वर्क देखा। बाद में नेपोलियन आया, नेपोलियन के हमने नेपोलियनिक कोड के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखे। आज उसी लेक्चर को आगे ले चलते हैं और नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस करते हैं। पूरे चैप्टर्स का अगर कोई सबसे टफ टॉपिक है तो वो यही है। यहाँ कोई स्टोरी नहीं, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे यूरोप में एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। थोड़ा उसी का स्टार्टिंग है ये, देखिए ध्यान से। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 19th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ मिड 18th सेंचुरी तक, यानी 1750 तक, तो आपको पता होना चाहिए यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब क्या? एक ऐसा राष्ट्र जहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर बध के रहें, यूनिटी बना के रखें। ऐसा कोई हमने नेशन स्टेट 70-50 तक नहीं देखा। हम आज के रीजन में जर्मनी जानते हैं, इटली जानते हैं, स्विट्जरलैंड, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस समय ये तमाम देश छोटे छोटे किंगडम्स, डचीज, छोटे छोटे कैंटोन्स में बटे हुए थे। कैंटोन मतलब छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा होता था, और सबका एक एक अपना ऑटोनॉमस टेरिटरी थी, यानी ऑटोनॉमस राजा था। ऑटोनॉमस क्या बोलता है? अमीरों की सरकार, यानी कुलीनों की सरकार। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यहाँ ऑटोक्रेटिक मोनार्की था। विच टेरिटरी विच लिव डाइवर्स पीपल, जहाँ तमाम लैंग्वेज बोलने वाले, तमाम भाषा, तमाम धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ध्यान में रखिएगा क्या होता है? अमीरों की सरकार यानी कुलीनों की सरकार। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। इनका कोई ना कलेक्टिव कल्चर था, ना कोई कॉमन कल्चर, ना कोई आइडेंटिटी, कुछ नहीं। ये अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग एथनिक ग्रुप थे। ठीक। एक बहुत बड़ा एम्पायर इतिहास का, हैब्सबर्ग एम्पायर, ध्यान में रखिएगा हेडिंग। हैब्सबर्ग एम्पायर ये पूरा ऑस्ट्रिया और हंगरी पे राज करता था। फॉर एग्जाम्पल वाच ए पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन, और इस ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में तमाम रीजन, तमाम छोटे छोटे रीजन्स आते थे, है ना। एग्जाम्पल, तमाम रीजन्स आते थे। इसी में आपका अल्पाइन रीजन आता है। अल्पाइन रीजन में कौन कौन से देश आते हैं उसको ध्यान में रखना। तिरोल, ऑस्ट्रिया, सदरलैंड। इसके अलावा बोहेमिया, जहां अरिस्टोक्रेसी का राज था, ये जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज बोलने वाले के लोग यहाँ रहते थे। इटली स्पीकिंग बोलने वाले लोम्बार्डी और वेनेसिया में रहते थे। हंगरी की आधी पॉपुलेशन मगयार थी, जो कहीं ना कहीं अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। गैलीसिया, यहाँ पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और यहाँ भी अरिस्टोक्रेसी की सरकार थी। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप, इन तीन डोमिनेंट ग्रुप के अलावा इनके बाउंड्री पे भी हम तमाम प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोग देखते हैं। जैसे नॉर्थ में बोहेमियन स्लोवाक्स थे, आपके साउथ में स्लोवेंस इन कैरिनोला में थे, क्रॉस्ट थे, रोमन्स थे ट्रांसनिशिया में। सब खतरनाक नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस कभी आते नहीं, बस ध्यान में रखना। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकलिटी, अलग अलग होने की वजह से इसमें कभी यूनिटी जैसी चीज नहीं आई। द ओनली ऑफ बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन अलायंस टू द एम्परर। अगर ये बधे हुए तो केवल एक ही वजह से, क्योंकि यहाँ एम्परर का राज था। एम्परर एक होने की वजह से ये जुड़े थे, नहीं तो अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज होने से इनमें किसी प्रकार की कोई यूनिटी नहीं थी। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा इन चीज़ों की कि इनमें यूनिटी नहीं थी। बाकी और इससे कभी क्वेश्चंस बने नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको छोड़ सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि अरिस्टोक्रेसी क्या है और न्यू मिडिल क्लास। क्वेश्चंस बनता है व्हाट इज द फीचर ऑफ अरिस्टोक्रेसी, हु इज न्यू मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास का उद्भव कैसे हुआ, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके इस हेडिंग से बनेंगे। सबसे पहले हम अरिस्टोक्रेसी के बारे में जानेंगे और अरिस्टोक्रेसी के कुछ फीचर्स के बारे में ध्यान रखेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर किसी का राज था ना, तो वो अरिस्टोक्रेसी का यानी कुलीनों का सरकार था, अमीरों का राज था। इसके मेंबर्स आपस में मिलजुल के रहते थे, और सबसे बड़ी बात, इनका जो मकान होता था ना, वो राज्य के अंदर भी होता था और राज्य के बाउंड्री यानी कंट्री साइड में भी इनका मकान देखने को मिलता था। उस समय सबसे जाना माना ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, उससे डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं एक तरह से ये सुपीरियर खुद को दिखाते थे। इनका जो मैरिज होता था वो भी आपस में ही सब लोग करते थे, मैरिज कुलीन का कुलीन में ही होता था।
दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, हालांकि इनकी संख्या बड़ी कम थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्री की थी, लेकिन फिर भी एरिस्टोक्रेसी की सरकार होने की वजह से इनका ज़्यादा चलता था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फेम्ड, अधिकतर जो वेस्ट में लैंड था उस लैंड में टीनेंट्स रहते थे। टीनेंट्स क्या बोलते हैं? स्मॉल ओनर, छोटे छोटे ओनर्स को। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में तमाम लैंड होल्डिंग फैमिली रहती थी, जहाँ पे तमाम सर्व्स काम किया करते हैं। सब किसको बोलते हैं? एक तरह से गुलाम को। सब किसको बोलते हैं? गुलाम को। तो ये लोग कहाँ रहते थे? तो याद रखना आपके सेंट्रल यूरोप के साइड में, जो किसी ना किसी लैंड ओनर यानी जमींदार के अंडर में आया करता था। इसको दिमाग में रखिएगा। ये रहा एरिस्टोक्रेसी। कुछ उसके फीचर्स याद रखना। फीचर्स क्या? शहर में मकान, कंट्री साइड में इनकी ज़मीन, ये मैरिज एक दूसरे का ही एक दूसरे में करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज इनके लिए था, पॉपुलेशन इनकी बड़ी कम थी। कुछ ऐसे फीचर्स आपको अरिस्टोक्रेसी को लेकर ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, और ये है वेस्टर्न पार्ट सेंट्रल। देखिए यहाँ पे थोड़ा न्यू मिडिल क्लास का उद्भव कैसे हुआ, कौन है न्यू मिडिल क्लास, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा, तमाम टाउन्स का उद्भव हुआ, और टाउन्स के आने से वर्ल्ड में, यूरोप में एक नए क्लास का उद्भव हुआ जिसे हम कॉमर्शियल क्लास के नाम से जानते हैं, और एक तरह से मार्केट पे इन्हीं का कंट्रोल हो गया। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है, याद रखना 1848 में। फिर ये फ्रांस, जर्मनी, अदर स्टेट में 19वीं सेंचुरी तक आ गया। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, अब इससे एक नया ग्रुप आ गया सामने, जिसे हम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन या मिडिल क्लास या न्यू मिडिल क्लास के नाम से हम जानते हैं। इसमें कौन कौन से लोग थे? तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये मेन है जिन्हें आप न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या बड़ी कम थी लेट 19वीं सेंचुरी में, ठीक। ये पढ़े लिखे थे, लिबरल क्लास के थे, यानी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हमें अभी हर एक प्रकार की आज़ादी मिले। जन्म सिद्ध अधिकार आप क्यों किसी को दे रहे हैं? अगर उनमें एबिलिटी नहीं तो उन्हें अधिकार देने की ज़रूरत नहीं। नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं इन्होंने ही डेवलप किया, और अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ अगर सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाया ना, तो इन्हीं लोगों ने उठाया, यानी ये न्यू मिडिल क्लास जो ये चाहते थे कि जन्म सिद्ध अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, जिसकी जैसी एबिलिटी वैसे उसको पोस्ट, और इन्होंने एक तरह से आवाज़ उठाया अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा ये, तो ध्यान में रखिएगा। हेडिंग आपका ये खत्म हुआ। अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखना चाहिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, ये देखते हैं कि इसमें क्या मेन पॉइंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगली हेडिंग, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी थोड़ा देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म क्या है और इनकी डिमांड क्या है। ये भी हेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लिबरल्स के बारे में पूछता है, वो ध्यान में रखिएगा। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी अर्ली 19वीं सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कहीं ना कहीं अर्ली 19वीं सेंचुरी मान के चलिए 1825 से पहले लिबरलिज्म की आवाज़ आई, यानी यूरोप में कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का प्रवेश हुआ। लिबरलिज्म ये वर्ड जो लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल। इसको आवाज़ उठाने वाले कौन थे? न्यू मिडिल क्लास। इनका कहना था सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर एक इंसान को लॉ के सामने बराबर है, कोई भी इंसान ऊपर नहीं और कोई भी इंसान नीचे नहीं। पॉलिटिकली इसे इम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंपल, जो गवर्नमेंट बनती है वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा चुनी जानी चाहिए, यानी लोगों की सरकार बननी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबरलिज्म को और फ्रंट पे लाया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऑटोक्रेसी को ख़त्म किया, जो क्लर्जी को प्रिविलेज मिलता था, जन्मसिद्ध अधिकार, इनको ख़त्म किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ बनाया गया, एक गवर्नमेंट बनाया गया, पार्लियामेंट बनाया गया, और लोगों के द्वारा वहाँ रिप्रेजेंटेटिव लाया गया। ये सब पढ़े आप, पीछे पढ़ चुका है। 19वीं सेंचुरी लिबरल आल्सो स्टेड इन वायलेटली द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ थे। इनका कहना था संपत्ति पे सबके बराबरी का अधिकार है, तो वो सबको मिलना चाहिए, किसी कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति रहे, ये सरासर गलत है।
ये लिबरलिज्म की सोच है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। यानी इन्होंने लॉ पे सबसे इक्वलिटी की बात कही, लेकिन सफरेज की बात इन्होंने सभी के लिए नहीं कही। सफरेज मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, right to vote and get elected was granted exclusively property owning man। आपने फ्रांस में देखा लिबरलिज्म यानी नेशनल असेंबली की वजह से राजा साहब का शासन समाप्त हुआ और वहाँ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। लेकिन वहाँ ध्यान में होगा क्लास 9 में एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बनाए गए थे। जो नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे इनको एक्टिव मेंबर्स ने चुना था, पैसिव मेंबर्स ने नहीं। पैसिव मेंबर में कौन से आते थे? पूरी वोमेन और ऐसे लेबर जिनकी आमदनी बड़ी कम हो, ये दोनों पैसिव में थे और इन दोनों को फ्रांस में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था जब नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ था, है ना। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, और पूरे वोमेन्स को पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया। इसी समय इसीलिए जैकोबियन क्लब बना, जिस जैकोबियन क्लब ने कहीं ना कहीं सफरेज की आवाज उठाई कि भैया महिलाओं को और निचले तबके के लोगों को भी चुनने का यानी नेता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। However, Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced। नेपोलियनिक कोड आया, इसने सफरेज कुछ लोगों को दिया, लेकिन एक बार फिर इसने महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उन्हें फादर और हस्बैंड के अंडर में ही रखा। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men organized opposition movement defending equal political right। अब क्या हुआ? महिलाएं बाहर निकली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और महिलाओं ने क्लियर कट सफरेज का अधिकार मांगा यानी पॉलिटिकल राइट का अधिकार मांगा। पॉलिटिकल राइट में उनकी केवल 2 डिमांड थी। डिमांड नंबर 1, हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें भी खुद नेता बनने का अधिकार मिलना चाहिए। हम घर का कामकाज करेंगे उसमें कोई वो नहीं, लेकिन हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका मेन यही डिमांड था और यही पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट महिलाओं का केवल वोट डालने का बस अधिकार नहीं है, इसको दिमाग में हमेशा बैठाए रखना। वोट डालने के अधिकार के साथ साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए, यही है पॉलिटिकल राइट, है ना। आगे देखिए, in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restriction on the movement of good and capital। इकोनॉमी के क्षेत्र में लिबरलिज्म ने क्या काम किया? मार्केट को फ्री छोड़िए, रिस्ट्रिक्शन को हटाइए और सामान और पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने दीजिए। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class। 19th century में तो ये मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी डिमांड थी, बहुत बड़ी डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए। Let us take the example of the German speaking region of the first half of the 19th century। जर्मन स्पीकिंग रीजन में तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा था कि ऐसा होना चाहिए। Napoleonic administrative measure had created out of a counterless small प्रिंसिपलिटी ऑफ कन्फेडरेशन 39 स्टेट। आपको पता है जर्मनी को 39 स्टेट में बांटा गया था, ठीक। और सबसे दुख की बात यह है हर एक स्टेट में अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट, अलग अलग मेजर, यानी यहाँ पता चला कुछ और है और वहाँ पे मेजर कुछ और है, बड़ी दिक्कत होती थी। Merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have to pass through 11 custom barrier। छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में मर्चेंट को 11 कस्टम बैरियर क्रॉस करना होता था और नहीं में कस्टम ड्यूटी 5% हर एक जगह पे था। अब सोचिए अगर एक जगह वो 5 रुपए का सामान बिकता होगा तो दूसरे जगह पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत 500 रुपए हो जाती थी। इतना बुरा हाल था उस समय। ड्यूटी वेयर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजर ऑफ द गुड्स। केवल ये पैसे को मतलब सामानों का ही बस नहीं था दाम बढ़ना, बल्कि वेट भी अलग अलग हो जाता था। वेट कहीं और कहीं और कहीं और। एक एग्जांपल दिया है, क्लोथ है, वहाँ एलए में मापा जाता था उसको। एलओ को फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर था, मेंज में ये 55.1 हो गया, न्यूरमबर्ग में ये 65.6 सेंटीमीटर हो गया और फी वर्ग में तो 53.5 सेंटीमीटर हो गया। सेम लेंथ का कपड़ा है ना, जैसे यहाँ 1 मीटर है उतना ही कपड़ा आगे जाके 1.5 मीटर हो गया, उतना ही कपड़ा आगे जाके 3 मीटर हो गया, यानी हर एक जगह पे मेजर क्या है अलग अलग।
यानी बात केवल कस्टम ड्यूटी तक ही नहीं थी कि पैसा बढ़ जाता था उसका, बात इसकी भी थी कि हर एक जगह पे उसका मेजर भी क्या होता था, अलग अलग। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लिबरलिज्म का कहना था ये हटाइए भाई और वेट और मेजर को एक जैसा बनाइए। मर्चेंट को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, कस्टमर को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगी वो चीजें हो जा रही हैं कि उसे खरीद नहीं पा रहे हैं वो लोग, है ना। तो वो ध्यान में रखिए। लास्ट पैरा देखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जलवरीन पूछता है ग्रुप। Such conditions were viewed as obstacle of economic exchange and growth by the new commercial class who worked for the creation of united economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people, capital. नए जो लिबरल क्लास का उद्भव हुआ, न्यू मिडिल क्लास, उनका यही कहना था ये सारी चीज़ें हटाइए, कस्टम ड्यूटी इतनी सारी हैं हटाइए, इक्वल मेजर और इक्वल वेट यूज करिए। पूरे के पूरे जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको। 1834 में इस कस्टम यूनियन को जलवरीन भी कहा जाता है, फॉर्म इन जो प्रूसिया में जन्मा था और सारे जर्मन स्टेट में ये क्या हुआ, बना, जलवरीन ग्रुप। एक ही डिमांड, टैरिफ बैरियर हटाइए, करेंसी घटाइए, इतनी ज़्यादा करेंसी सही नहीं है। 32 क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द ईस्ट मोबिलिटी, अच्छा करेंसी को कम करिए, इनकी ये भी डिमांड रही है। क्रिएशन रेलवे का अच्छा सा नेटवर्क बनाइए जिससे सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आसान हो जाए। इसने कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन जन्म लेगा। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट दैट टाइम, और ये बहुत बड़ा रीजन बना जिससे लोगों में नेशनलिज्म का सेंटिमेंट क्या हो गया, आ गया, यानी लोग कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की बात करने लगे। इतना याद रखिएगा। ये पॉइंट 2.2 आपका ख़त्म हुआ है। 2.3 से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपका हिस्ट्री का ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं मैथ का आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा क्लास 10th का, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चंस को टैकल करने में। इससे चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा आपको, पहले एसएसटी का, बाद में आपको मैथ का, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग जीएस कंपटीशन वालों के लिए, और फिर डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग। थैंक यू।